नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टॉप अपडेट। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल चिरेज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत के साथ पाकिस्तान की लड़ाई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की सेना और आईएसआई में खौफ का माहौल है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना ने हथियारों की जिहादी शॉपिंग लिस्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाई पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने चीन और तुर्की से हथियार खरीद की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। पाकिस्तान की चीन से भारी मात्रा में ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर खरीदने की तैयारी है। इसमें पाकिस्तान रॉकेट, ग्रेनेड और बड़े गोले फेंक सकता है। खुलासा ये भी हुआ है कि पाकिस्तान 30 यूएवी चीन से एक बार फिर खरीद रहा है। गुजरात के दाहोद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। ये 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मालदीव के उनके समकक्ष अब्दुल्ला खलील सोमवार को भारत मालदीव आर्थिक और समुद्री सुरक्षा पर समीक्षा बैठक करेंगे। खलील एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रविवार शाम से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। यह इस साल उनकी तीसरी भारत यात्रा है। व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर भारत मालदीव दृष्टिपत्र को पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपनाया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब्दुल्ला खलील की यात्रा भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता के लिए है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 2 दिवसीय राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में क्षेत्र में 4.3 लाख करोड़ रुपए के अभूतपूर्व निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों की निवेश संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया ये शिखर सम्मेलन 23 से 24 मई को आयोजित किया गया था, जिसमें सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, उद्योग जगत के नेताओं, राजनयिकों और अन्य लोगों ने भाग लिया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने उत्तरी और पश्चिमी कमानों में भारतीय सेना की युद्धक तैयारियों की रणनीतिक समीक्षा की। जनरल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रमुख भूमिका निभाने वाले 2 महत्वपूर्ण कमानों का अलग अलग दौरा किया। उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में समग्र तालमेल और कार्यों को समय पर पूरा करने की सराहना की। सीडीएस ने रणनीतिक समीक्षा और परिचालन मूल्यांकन करते हुए उभरते खतरों से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता, संयुक्त कार्रवाई क्षमता और सेनाओं के बीच तालमेल के महत्व पर जोर दिया। सीडीएस ने दोनों कमानों से दुश्मन द्वारा निशाना बनाए गए नागरिकों के पुनर्वास में मदद करने का भी आह्वान किया।
तेल ले जा रहे लाइबेरियाई कंटेनर जहाज शनिवार को केरल तट से 38 समुद्री मील पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। करीब 10 कंटेनर समुद्र में जा गिरे। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर कंटेनर या तेल रिसाव किनारे तक पहुंचे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। कंटेनरों के VLSFO यानी वेरी लो सल्फर फ्यूल और MGO यानी मरीन गैस ऑयल है। 184 मीटर लंबा जहाज MLC एल्सा 3 शुक्रवार को विझिंजम बंदरगाह से कोच्चि के लिए रवाना हुआ था। 24 मई दोपहर करीब 1:15 बजे भारतीय अधिकारियों को सूचना दी गई कि जहाज करीब 26 डिग्री तक झुक गया है और तत्काल सहायता मांगी गई। साल 2020 से अब तक लाखों लोगों की जान लेने वाला कोरोना वायरस एक बार फिर वापस आ रहा है। दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इस बार जो वेरिएंट फैल रहा है वो JN1 है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में कोविड के 99 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से राजधानी के कुल एक्टिव केस 104 हो गए हैं। इसी के साथ दिल्ली में 104 एक्टिव पेशेंट्स के साथ देश का तीसरा सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस केसेस वाला राज्य हो गया है। पूरे देश में 1009 एक्टिव केस आ चुके हैं। इस लहर में अब तक कोविड के चलते 4 लोगों की जान जा चुकी है। मौत के मामले महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक से आए हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ते कोविड मामलों पर कहा कि सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मध्य रेलवे CPRO डॉक्टर स्वप्निल नीला ने बताया, मध्य रेलवे के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लोनावला तक के हिस्से में कल रात से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सुबह 8 से 9 बजे के बीच CSMT पर करीब 80 mm बारिश हुई, जिसके कारण IMC GM के 2 पंप जो महालक्ष्मी पंपिंग स्टेशन पर हैं काफ़ी देर तक काम नहीं कर पाए। लेकिन महालक्ष्मी पंप 11:30 बजे संचालित होने लगा, जिसके कारण पानी का रिसाव शुरू हो गया है। उन्होंने आगे बताया, आज हाई टाइड का समय 11:30 बजे था। हाई टाइड के कारण फ्लड गेट बंद कर दिए गए, जिसके कारण पानी का रिसाव बंद हो गया था। इसके चलते हम 10:35 बजे हार्बर लाइन पर वडाला से CSMT तक यातायात बंद करना पड़ा, लेकिन 11:35 के बाद लोकल सेवा शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब दर्जनों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता श्री राम मंदिर के सामने बनी दीवार को तोड़ने के लिए हथौड़े लेकर पहुंच गए। VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले जमकर नारेबाजी की और फिर दीवार तोड़ने लगे। मौके पर मौजूद RPF और GRPF के साथ कोतवाली पुलिस ने दीवार तोड़ रहे कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोका। जब VHP और बजरंग दल कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस वाले उनसे हथौड़े छीनने लगे। जब मंदिर समर्थक के लोग वहां नहीं माने तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद दीवार तोड़ने की जिद पर अड़े रहने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस और मंदिर समर्थकों के बीच झड़प हुई। MP पुलिस के लाठीचार्ज से नाराज कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और रेलवे स्टेशन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। राजस्थान की सुसाइड फैक्ट्री कहे जाने वाली कोटा अब चिंताजनक हालात में है। यह चिंताजनक बात है कि सरकार और प्रशासन की कोशिशों के बावजूद यहां छात्रों के आत्महत्या के मामले रुके नहीं। कभी यह कोचिंग फैक्ट्री के रूप में जाना जाता था। अब पढ़ाई से परेशान होकर सुसाइड करने वाले छात्रों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने वाली छात्रा जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी और महीने भर पहले ही पढ़ाई के लिए कोटा आई थी। रविवार की शाम को एक रिश्तेदार से बात करते हुए उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। हालांकि सुसाइड के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। कश्मीर की छात्रा ने जिस कमरे में सुसाइड किया था उसमें एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगी हुई थी।
जबकि कोटा प्रशासन ने हर हॉस्टल और कोचिंग सेंटर के लिए यह अनिवार्य किया हुआ था। हाई कोर्ट के लगातार निर्देशों के बावजूद राजस्थान सरकार अब तक स्टूडेंट की सुसाइड की घटनाओं को रोकने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना सकी है। हाई कोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी भी जताई है। मामला हाई कोर्ट में अब भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट भी कोटा में सुसाइड की घटनाओं को लेकर 3 दिन पहले फिर से चिंता जता चुका है। फिरोजाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां जमीनी रंजिश के चलते पिता पुत्र की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला थाना नगला सिंघी क्षेत्र के गांव टीकरी का है। सूचना मिलते ही आईजी रेंज आगरा और एसएसपी फिरोजाबाद भी मौके पर पहुंचे। आरोपी फरार है। फिलहाल स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में प्रेमनगर स्थित एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका हाल ही में 20 मई को टुंडला तहसील में निस्तारण पूर्व प्रधान अरविंद यादव के पक्ष में हुआ था। इसी को लेकर अरविंद यादव और उसके पुत्र की हत्या कर दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए एक क्षैतिज आरक्षण लागू करने में हुई त्रुटियों को सुधारना आवश्यक है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सब इंस्पेक्टर, प्लूटून कमांडर पीएसी और एफएसएसओ फायर सर्विस की भर्ती में ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी में गौतम बुद्ध की नेहा शर्मा और 53 की अन्य याचिका पर दिया है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने समान और ईडब्ल्यूएस के तहत महिला आरक्षण को अनुचित रूप से एक साथ मिला दिया था, जिसके कारण 36 लोग आरक्षण से लाभान्वित होने वाले ईडब्ल्यूएस महिलाओं की संख्या में भारी कमी आई थी। ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में 54 महिलाओं ने याचिका में अपना कहा है कि कोटा 902 सीटों के भीतर 20% क्षैतिज आरक्षण से उन्हें वंचित कर दिया गया था। भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य जल्द ही अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने जा रहा है। वर्तमान में इस विमान वाहक पोत पर इजरायल की बराक 1 मिसाइल प्रणाली तैनात है, लेकिन 2026-27 तक इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से बदल दिया जाएगा। आइए इसकी खासियत और इसके महत्व को समझते हैं। आईएनएस भारतीय नौसेना का एक प्रमुख पोत है जो हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक ताकत का प्रतीक है। यह पोत वर्तमान में इजरायल की बराक 1 मिसाइल प्रणाली से लैस है, जो विमानों, ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों जैसे हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 3 साल से बदस्तूर जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इसी बीच खबर है कि यूक्रेन ने 20 मई को रूस पर जो ड्रोन हमला किया था, वो हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाकर किया गया था। रूस के सैन्य कमांडर ने खुलासा किया है। रूस के एयर डिफेंस डिवीजन के कमांडर यूरी दाशकिन ने कहा कि राष्ट्रपति 20 मई को जब क्रुस्क ओब्लास्ट गए थे तो उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किया गया था, लेकिन इस हमले को नाकाम कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम एक तरफ यूक्रेन के ड्रोन हमले का बखूबी जवाब दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे हैं। नीतीश कुमार पहले भी नीति आयोग की बैठक स्किप कर चुके हैं, लेकिन तब और अब के राजनीतिक समीकरण अलग है। ममता बनर्जी का नीति आयोग की बैठक में न आना अलग मामला है। ऐसा भी हुआ है कि ममता बनर्जी बैठक के बीच में यह कहते हुए छोड़कर निकल गई है कि बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी भी अक्सर बोलने न देने का आरोप लगाते हैं। 24 मई को नीति आयोग की 10वीं बैठक बुलाई गई थी। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम की मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ ऐसी कोई पहली बैठक थी। ममता बनर्जी को लेकर तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के न पहुंचने पर सबको हैरानी हुई। अंडमान सागर के विस्तारित रेंज संस्करण का परीक्षण किया गया, जिसमें इसने बिना वारहेड के वर्टिकल स्टीप डाइव मोड के लक्ष्य को सटीकता से भेदा। ये क्षमता इसे पहाड़ी इलाकों और छिपे हुए ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अंडमान सागर से विस्तारित रेंज के साथ सटीक निशाना साधा। मिसाइल ने बिना वॉरहेड के वर्टिकल स्टीप डाइव मोड में लक्ष्य को भेदा। ये क्षमता पहाड़ी इलाकों और छिपे हुए ठिकानों को निशाना बनाने के लिए
महत्वपूर्ण है। ब्रह्मोस की गति, सटीकता और बहुमुखी प्रतिभा इसे दुनिया का सबसे घातक क्रूज मिसाइल बनाती है। और टॉप अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।